सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में घूम रहा है। झारखंड के बाद जब इस कार्निवल ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया तो फिर नागपुर, चंद्रपुर, अमरावती, उसके बाद छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, परली वैजनाथ, नांदेड़ और अब हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर जिसे कि महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये शहर जाना जाता रहा है पावरलूम के लिए, हैंडलूम के लिए। यह शहर जाना जाता रहा है धार्मिक केंद्रों के लिए। हिंदुओं की आस्था का केंद्र पंढरपुर इसी सोलापुर जिले में है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं, पीछे की तरफ 12वीं सदी का मशहूर सिद्धेश्वर मंदिर है। राजनीतिक महत्व भी रहा है इस इलाके का। इसी शहर से सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। उनकी बेटी प्रणति शिंदे लोकसभा की सांसद हैं, पहले यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। तो यहीं पर हम पहुँचे हैं और यहीं पर हम करेंगे आज की अपनी सियासी चर्चा। और इस चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं। मैं संक्षेप में इनका परिचय आपसे करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही वरिष्ठ राजनेता, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति नरसैया आडम, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। इन्हें आडम मास्टर के नाम से भी सम्मान से जाना जाता है। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं काका साहब कुलकर्णी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहजी पवार, जो कि बीजेपी से मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोमनाथ वैद्य, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रमोद बोड़के, जो कि सकाड़ के पत्रकार हैं, दैनिक है यहाँ से निकलने वाला, उसके ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इन सभी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एमआईएम के भी उम्मीदवार जो है हमारे साथ में मौजूद हैं, अब्दुल्ला डोनगांवकर जी। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम जनता के सवाल लें, हम जाते हैं राजनेताओं के पास और आप सभी से निवेदन है कि आप 2-2 मिनट में अपनी बात रखें कि आपको लोग वोट क्यों दें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप इन चुनाव में उठा रहे हैं। लेकिन आपसे बात करने के पहले मैं यहाँ जो पत्रकार मौजूद हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सोलापुर इस जिले की सभी सीटों का एक ओवरव्यू दीजिए और यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में हमें संक्षेप से बताइए। नमस्कार, मैं प्रमोद बोड़के, सकाल न्यूज़पेपर का सीनियर रिपोर्टर हूँ सोलापुर से। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में असेंबली की 11 सीट्स है और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पार्लियामेंट की दो सीट है। और ये सोलापुर जिले का जो 2 हिस्सा है, कम से कम 8 असेंबली ऐसे है। यहाँ पे मराठा कम्युनिटी जो है वो पावरफुल है, एकदम इतनी पावरफुल है कि लोकसभा इलेक्शन में मराठा कम्युनिटी ने टोटल मनोज जारंगे दादा पाटिल फैक्टर जो है वो सबको दिखा दिया है। दोनों पार्लियामेंट की जो जगह थी, माड़ा और सोलापुर, वहाँ पे उन्होंने महाविकास आघाड़ी जो एमयूए है उनको जिता दिया है। और दूसरा एक हिस्सा ऐसा होता है कि जो सोलापुर सिटी है, प्रॉपर सिटी में यहाँ के समस्या अलग है, यहाँ की रचना अलग है। और सिटी में, सोलापुर सिटी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी यहाँ पे जो है वो मराठा रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उसके ऊपर क्या फैसला होता है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है मराठा समाज के, वो क्या डिसीजन लेता है, इसके ऊपर पूरे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का 8 असेंबली का जो रिजल्ट है वो डिपेंड है। जी, तो बिल्कुल धन्यवाद इस ओवरव्यू के लिए। अब मैं राजनेताओं के पास जाना चाहूँगा और हम शुरुआत करते हैं सत्ताधारी महायुति के प्रतिनिधि से। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए कि सोलापुर की जनता आपके गठबंधन को, आपकी पार्टी को क्यों अपना मतदान करे। नमस्कार, मेरा नाम शाहजी पवार है। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने
नरेंद्र मोदी जी जब से केंद्रीय समिति प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो अंत्योदय तक जो काम करने का वचन भी लिया, विड़ा भी उठाया, जो गरीब लोग हैं उनको घर देने का काम, हर घर जल पहुंचाने का काम चालू है। दूसरी बात है जो स्मार्ट सिटी बना, इस स्मार्ट सिटी में जो शहर आए उसका पैसा देने का भी काम किया। यहाँ पे फार्मर लोगों को मुफ्त बिजली अभी दी गई है। फार्मर और महिला जो है उनको लाडली बहना का सम्मान करके भी उनको हर घर में जो बहना है उनको भी हर महीने को 1500 रुपये और उसमें बढ़ोतरी की है। तो हम जब जनता में जाते हैं तो विकास की राजनीति लेके जाते हैं। विकास की राजनीति की हम सब मतदाताओं को विनती करते हैं कि जब जो हमने काम किया है, इसलिए तो पिछले 10 साल में ये देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो चुन के 3 बार ये जनता ने दिया है। तो विकास ही करने के बाद ही लोग चुन कर देते हैं। 1-2 सीट इधर उधर हो भी गई होगी कुछ जातीय गुट की वजह से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी काम करने जाती है तो लोगों के काम, जो फार्मर हो, महिला हो, जो दीन दलित गरीब, उनके दुख दूर करने के लिए जो योजना लाया है, जो कांग्रेस ने योजना गरीबी हटाए का नारा दिया लेकिन कभी हटाने की सोची नहीं, लेकिन जितना काम हो सके हम करके लोगों के सामने गए। हमारा ये सोलापुर पश्चिम महाराष्ट्र पूरे कांग्रेस और एनसीपी का गढ़ था। उस गढ़ में भी अगर लोग हमें चुन के देते हैं तो इसका मतलब है हम सबसे बड़ी पार्टी, हम बीजेपी बन गए। इस वजह से बन गए कि हमने कुछ विकास किया, हमने काम वापस किया। आएंगे। अब हम महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधि के पास चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने एक सपना दिखाया इंडिया को, अच्छे दिन आएंगे और इंडिया को हम शंघाई बनाएंगे। लेकिन 2014 से 2024 अब आ गया, जब हम सोचते हैं पिछले 10 साल में हमारा शंघाई बन गया या हमारा धारावी बन गया, तो लोग बोलते हैं कि हमारा शंघाई नहीं बनाया तो हमारा धारावी बन गया है। तो इतनी बुरी आदत, बुरी तरीके से राजनीति इस इंडिया में इन्होंने इतनी बुरी राजनीति बनाई, लोग परेशान बन गए। महंगाई, 2 करोड़ रोजगार का क्या हो गया? 2 करोड़ रोजगार का क्या हो गया? 15 लाख हर अकाउंट पे देने का उनका वादा क्या हो गया? उनको बोलने दीजिए। 15 लाख हर अकाउंट पे देने का वादा उनका क्या हो गया? 2 करोड़ रोजगार का उनका क्या हो गया? अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय शाहजी भाऊ पवार ने बोला कि कुछ कम नंबर से हम आ गए लेकिन हम सत्ता में आ गए। लेकिन मुझे बोलने में उनको मजा आता है। बहू, ये देखिए, आपने बोला था 2024 में हम 400 पार करेंगे, आपको 200 में बिठाया ना घर में। सर मैं बोलता हूँ, इनको बोलने दीजिए। गिरे तो भी टांग ऊपर, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। और उनको इस देश में कांग्रेस ने जो डेवलपमेंट किया है, इस डेवलपमेंट के ऊपर ही ये लोग बड़े हो गए ना। इन्होंने जो स्कूल में सीखा है वो कांग्रेस का ही स्कूल था ना। इन्होंने जो पोलियो किया वो भी कांग्रेस का ही था ना। जी देखिए, 2 प्रमुख गठबंधनों के अलावा यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के उम्मीदवार भी खड़े हैं चुनावी मैदान में। उनके प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि आपके गठबंधन को यहाँ की जनता क्यों चुने? सबसे पहले मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं कि आपने इस बड़े मंच पर हमें बुलाया। ये जो शोलापुर की भूमि है, सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि ये जो भूमि है 4 हुतात्मा की नगरी है। 4 हुतात्मा ने अपना बलिदान देकर इस शोलापुर का नाम भारत देश के अंदर अजराम किया। और साथ ही साथ आपसे ये कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलितों की, वंचितों की, शोषितों की बात करती है। आज आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस पक्ष की तरफ से आज़ादी के 75 साल बीत गए लेकिन जनता को पीने के लिए सूतरा पानी नहीं। आज़ादी के 75 साल बीत गए, आज जनता को स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ मंदिर मस्जिद इसके नाम पर जनता को लड़ा करके सत्ता हथियाई गई है। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, ये वही वो बीजेपी है जो बीफ के नाम पर इलेक्ट्रो बॉन्ड के तरफ से पैसे चंदा लेकर के ये धर्म की राजनीति कर रही है। और ये वो कांग्रेस है जिसने आसिफा का बलात्कार, आसिफा
आसिफा का बलात्कार करने वाले बलात्कारियों में के बलात्कारियों के लिए तिरंगा रैली निकालने वाले लाला चौधरी को टिकट देकर चुनाव में खड़ा करते हैं और ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। ये किस बिना पर सेकुलर है, हमारा ये सवाल है। जी, आपसे आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं अब निर्दलीय उम्मीदवार के पास भी जाना चाहूंगा। देखिए, इस बार चुनाव में बड़े पैमाने पर निर्दलीय खड़े हुए हैं। कई ऐसे निर्दलीय हैं जो पहले भी किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन कई ऐसे भी निर्दलीय हैं जिन्हें की टिकट नहीं मिला। वो जिस पार्टी से जुड़े हुए थे वो पार्टी किसी और गठबंधन के किसी और पार्टनर के पास चली गई, दूसरे घटक दल के पास चली गई, इसलिए टिकट नहीं मिला। तो ऐसे में उन्होंने बगावत कर दी। तो हम अब निर्दलीय की बात सुनते हैं। आप बताइए, आपका कहना है कि लोग आपको क्यों वोट दें? अभी अभी वरिष्ठ नेता हमारे शाहजी पवार साहब ने बोला है कि नरेंद्र मोदी साहब के जो कार्यकाल में विकास हुआ है, उन्होंने सच कहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब सच में विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन लोकल लेवल पर जो यहाँ पर मतदार संघ में जो यहाँ के विधायक है, इनका काम अपना खुद का विकास करना है। जनता के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। जनता अभी कौन से भी पक्ष को इधर स्वीकारेगी नहीं है। जो पहले 20 साल में शोलापुर था वही शोलापुर अभी है। यहाँ पर अंदर हद्दवाड़ भाग में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ की जनता टैक्स भरती है, महापालिका को टैक्स देती है, लेकिन यहाँ पर अच्छे रास्ते नहीं है, पीने का शुद्ध पानी नहीं दिया जाता है। और यहाँ के जो विधायक है अभी जो जुड़े सोलापुर के, सोलापुर दक्षिण के, वो जनता के प्रति उनका रवैया बिल्कुल सही नहीं है। और तभी भी अगर कोई युवक अगर बीजेपी को टिकट मानता है, उसका 19 साल का प्रशासन में, मेरा 19 साल का प्रशासन में मैं काम कर चुका हूँ, बीजेपी के विधायक का पीए रह चुका हूँ, लेकिन जब हम पार्टी के पास जाते हैं और हमको टिकट मांगते हैं तो नहीं दिया जाता है। लेकिन जो अभी विधायक को यहाँ के एक्सेप्ट नहीं कर रही है जनता, लेकिन बीजेपी का ये रवैया अभी बदलता जा रहा है। जो पुराने लोग हैं उनको ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए अभी बीजेपी के यहाँ के सभी सीट यहाँ की जनता गिराएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। अब मैं आदम मास्टर जी के पास जाना चाहूंगा। मास्टर जी, आप बताइए, सीपीएम के नेता हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट फेस हैं सोलापुर के पॉलिटिक्स के, लोग आपको मत क्यों दें, लोग आपको क्यों चुने? सबसे पहले मैं एक अहम मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। जी, हमारी आत्मा, हमारा महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये भाजपा के राज में 7 महीने में गिरता है। महाराज का पुतला। मैं जरांगे पाटिल को अभिनंदन करता हूं। दुनिया में ने वैसा लड़ा उन्होंने उपस्थित किया है। कभी मैं विधायक बनूंगा तो ये मराठा आरक्षण के प्रश्न पर असेंबली नहीं चलेगी। अरे विकास का क्या बात करते हो आप? यहाँ 100 बस लाए, 100 बस। कौन टक्केवारी लिया मुझे मालूम नहीं। 99 बस क्रैक हुए, एक बस जली। अब शहर में 25-30 बस नहीं चलते। वहां के मजदूर के 16 महीने पगार के वास्ते सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ता है। आज 50 लोग मरे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो इसके वास्ते हम इस इलेक्शन के जंग में ठहरे हैं। धन्यवाद आदम मास्टर जी। देखिए, ये बात हुई मंच पर मौजूद राजनेताओं की, लेकिन अब हम जाएंगे जनता के पास और जनता के सवाल लेंगे। हाँ, क्या है बीजेपी का? तुम्हारा पालक मंत्री था या क्या क्या काम करे जरा वो बताओ। लक्ष्मी मार्केट के नाम पर कितने तो कोट रुपए खा को बैठा तुम्हारा पालक मंत्री। इस सोलापुर के नौजवान बाहर काम को गए, ये नौजवान को 5 लाख का लोन अगर देना है तो 2 जमीन मांगते हैं। सब गवर्नमेंट को डाका डाले, भारत देश सब कंगाल किया ये बीजेपी वाले लोग। पिछले 10 साल में 5 बार नरेंद्र मोदी जी सोलापुर को आ चुके हैं, यहाँ से वोट ले चुके हैं। 2 बार उन्होंने खासदार बनाया है, शहर के 2-2 आमदार बनाए। उन्होंने आज तक सोलापुर के लिए क्या दिया है? सोलापुर में उन्होंने कहा था कि सोलापुर में गारमेंट का हब है, यहाँ से हम जो देश के लिए लड़ते सैनिक हैं उनके लिए हम कपड़ा यहाँ से लेंगे।
आज तक क्या लिया उन्होंने? सोलापुर में एक आईटी पार्क को नहीं लग सके, इतने दिनों से यहाँ सत्ता थी। सोलापुर के 2 देशमुख आमदार थे, दोनों ने जो है महानगर पालिका में पिछले 4 साल से स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया। सो इनके दोनों देशमुख के झगड़ों में जो है सोलापुर का विकास टोटली खराब हो चुका है। सोलापुर जो एक टाइम पे सोने का धूर निकलता है ऐसा बोला जाता था, एक मैनचेस्टर माना जाता था सोलापुर, यहाँ एक हब था, आज वो बकाल हो गया है। सोलापुर में इनके मिनिस्टर थे, 5 साल विजय कुमार देशमुख स्टेट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री थे, इनके अंडर एसटी आता था। तो इन्होंने सोलापुर का एसटी स्टैंड देखेंगे तो तालुका छोड़ो गांव के जैसा एसटी स्टैंड इन्होंने कराया। सोलापुर के सिविल में इनको एमआरआई मशीन लाने के लिए 4 साल लगे हैं। अभी कहीं पे तो ये बोगस स्मार्ट सिटी के नाम पे बोगस काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है यहाँ के ठेकेदार, जो इनके नगर सेवक है, जो यहाँ के कॉर्पोरेटर है, उनको जगाने के लिए इन्होंने जो है स्मार्ट सिटी का भांडवल किया है। लोगों के सवाल लेते हैं। एक सोलापुर का युवा बोलकर मेरा हर प्रतिशत सवाल है, सोलापुर के युवा के रोजगार के लिए आप क्या करने वाले हो? इसका जवाब दे दो आप सब। आपने जो चेयर दिया है इनको, ये एनडीटीवी का चेयर है, लेकिन ये इस राज्य का सियासत का कुर्सी इनको मनोज जरांगे फैक्टर देगा। ये 6 महीने पहले हमारे फैक्टर ने प्रूव किया है किसको एमपी करने का है। अभी भी एमएलए जो भी बनेगा वो मनोज जरांगे फैक्टर प्रूव करेगा। इसके लिए इस जिले में से तमाम मुस्लिम मावड़े, तमाम दलित मावड़े और मराठा फिक्स करेंगे, कोई आमदार होगा, ये हमारा रिजल्ट देगा। अभी तक सोलापुर में इनके 2 एमपी और 2 बार एक पालक मंत्री और एक मंत्री रह चुके हैं, सहकार मंत्री रह चुके हैं। सोलापुर का टेक्सटाइल मिनिस्टर इनका पालक मंत्री था। टेक्सटाइल बिजनेस पूरा कोलैब हो गया सोलापुर में। और पालक मंत्री के टाइम पे इनके परिवहन मंत्री था, परिवहन खाता भी इन्होंने बंद कर दिया। 5 तो मुद्दे बोलिए, रोजगार के लिए क्या लाए आप सोलापुर में? कुछ भी नहीं। आपने जनता के सवाल सुने, इनके जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं, अभी सब लोग सुने, शांति से सुने, अपना संयम मत खोए। राजनीति चलती रहती है भैया, आप लोग झगड़ा मत करो। हाँ, आप लोग मत झगड़ा करो। विकास के मुद्दे पे जरूर बातें चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने, मेरे भाइयों ने अभी कुछ सवाल उठाया कि यहाँ के कारपोरेट या कोई एमएलए के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अभी तक बीजेपी में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी ने भी सिद्ध करके नहीं दिया, कोई भी उसका पुरावा नहीं देगा। ऐसे वेग बातें करने वाले बहुत लोग आएंगे जाएंगे, उसमें मैं पढ़ने वाला नहीं। लेकिन ऐसा बोला गया कि यहाँ पे 14 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने क्या दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ सोलापुर के लिए कि सोलापुर सिटी, ये जो सोलापुर शहर है, उसके आजू बाजू में जितने रोड है, समृद्धि महामार्ग, जहाँ यहाँ से कोल्हापुर सोलापुर जाएंगे तो 4 लेन है, यहाँ से विजापुर जाएंगे तो 4 लेन है, यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे तो 4 लेन है, यहाँ से पुणे जाएंगे तो 4 लेन है, यहाँ से तुलजापुर नागपुर जाएंगे तो 4 लेन है, यहाँ से हैदराबाद जाएंगे तो भी 4 लेन है। ये विकास, ये देखो, ये विकास का मुद्दा है। आज जो लोग, जो फार्मर यहाँ से कुछ लेके जाने वाले थे, उनको रास्ते 4-4 घंटे पहुँचने में 5-5 घंटे लगता था। आज वही फार्मर अब अपना खेती का जो भी सामान है वो लेके वो 2-2.5 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाता है। ये विकास हुआ है। दूसरी बात, टेक्सटाइल के बात यहाँ लोगों ने की। सबसे ज़्यादा आडम मास्टर यहाँ पे है। उनके कार्यकाल में जो टेक्सटाइल चलता था, ये बीजेपी ने बंद नहीं किया। इसको बंद करने वाला कौन है? तो आप उनको जवाब वो करना चाहिए कि ये टेक्सटाइल बंद किसकी वजह से हुआ। आपके मुताबिक किसने किया? एक कांग्रेस ने ये बंद किया। ये सब गप्पा गोल कांग्रेस का था। सुनो मेरी बात, ये सब गप्पा गोल कांग्रेस का था। कांग्रेस के यहाँ के सीएम थे शिंदे साहब, वो सीएम थे। अभी बोलना है। ये देखो मैं क्या बोलता हूँ भैया, सुनो। यहाँ पे वो सीएम थे तो भी उनकी बीबी यहाँ पे उज्ज्वला ताई खड़ी रही। वो सीएम हो के भी उनको सोलापुर की जनता ने हराया। इसका जवाब कौन देगा? अगर खुद सोलापुर का सीएम है,
और उसमें पोट निवडणूक में उनकी बीबी को ही लोग यहाँ पे गिराते, तो विकास का मुद्दा कहाँ पे रह गया? ये मेरा सवाल कांग्रेस को है। ये बिल्कुल, ये देखिए अभी यहाँ का हमारे- टेक्सटाइल उद्योग खत्म हुआ है, अभी इसके लिए कांग्रेस को जवाबदार माना है इन्होंने। 2014 में अब तक नरेंद्र मोदी शोलापुर में 6 बार आ चुके हैं, 6 बार। ऐसा अच्छी पहला बात सिटी है, अच्छी बात है। अभी मुझे बोलने का मौका चाहिए, प्रधानमंत्री हो के भी मुझे बोलने का मौका चाहिए सर, मैं मुझे जवाब बोलने देता का हूँ, मौका चाहिए। मैं 6 जवाब बार देता हूँ। इस प्रधानमंत्री शोलापुर हो में के 6 प्रधानमंत्री बार आके आए। गए। 2014 में उन्होंने आए। जो कमिटमेंट किया था, मैंने टेक्सटाइल हब करूंगा, इधर का टेक्सटाइल का कपड़ा मिलिट्री में लेके जाऊंगा, उसका क्या होगा? इन्होंने एयरपोर्ट का कल इनॉग्रेशन कर दिया, और ये सुनो एयरपोर्ट का इन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया, लेकिन एयरपोर्ट से इधर से फ्लाइंग ही नहीं हो रहा है, कोई विमान ही नहीं उड़ रहा इधर से। इनके परिवहन मिनिस्टर थे, इधर से कोई बस नहीं चल रही है। आपने देखा तो शोलापुर का भकाल करने का काम इन्होंने किया। दूसरी बात बोलता हूँ, इन्होंने उज्ज्वला शिंदे का बोला, कल भी आ रहे हैं मोदी दूसरी जी बात यहाँ पे। बोलता हूँ, इन्होंने उज्ज्वला शिंदे का बोला, ये बीजेपी ने शोलापुर वालों को फंसाया है। वो कैसा फंसाया है? जो जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी इनके कैंडिडेट थे, उनका कास्ट वैलिडिटी बोगस था, तभी भी ऐसा इन्होंने क्यों इसको नहीं किया, हुआ है? और शोलापुर ये के गलत बात एसटी कर रहे हैं। लोगों को उन्होंने फंसाया है। ये ये- गलत ये है। वापस गलत बात है। आप लोगों के पास आऊंगा, इससे पहले कुछ और लोगों के सवाल लेते हैं, कई और भी लोग हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से है। 1960 से उजनी का काम चालू हुआ, आज तक उजनी की जमीन जिसकी गई है उसके घर के आदमी को नौकरी देते बोले, आज तक नौकरी दिया नहीं। दूसरी बात, उस टाइम 2 टाइम पानी आता था, एनटीपीसी चालू करने के बाद जो पानी लोगों को पीने के लिए मिलता था वो एनटीपीसी को दिया। अभी बोल रहे हैं कि हमने पानी के लिए पैसा दिया। 38 साल अगर वो एक ही पाइपलाइन पे बात करते हैं तो 10 साल के अंदर के जवाब क्यों पूछते हैं? वो जवाब दीजिए जी। ये देखो सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं बोलना चाहता हूँ। सुनो, 2014 से पहले एमपी का हर साल का उनको फंड कितना आता था? 2 करोड़ हर साल। 5 साल में 10 करोड़ रुपए आता था। किसने रोका था? किसने रोका था? अभी मुझे बोलने दो। बढ़ा के देने 10 को करोड़ किसने रुपए रोका आता था? था, तभी भी सुशील कुमार शिंदे साहब ने हमारा पाइपलाइन बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, एयरपोर्ट चालू करके दिखाया था। इनके जैसा चिमनी गिराया ना हमें शुगर फैक्ट्री का चिमनी इन्होंने गिराया एयरपोर्ट की वजह से, अभी तक विमान चालू नहीं हो चुका। ये लोगों ने शोलापुर लोगों को फंसाया है। जो 2014 में उन्होंने कमिटमेंट किया था, हम शंघाई करेंगे, लेकिन ये लोगों ने धारावी बनाया, धारावी शोलापुर को। इनको ही बोला था इन्होंने शंघाई डेवलपमेंट करके। कुछ भी नहीं बनाया। जी, मिल में 2085 में लगा था, फिर 2002 में घर में बैठा। मेरे को 17 साल नौकरी करा, मेरे को पैसा बरोबर नहीं दिया सरकार ने। जो 60 में वीआरसी में बैठाया, मेरे को घर देता बोले। मैं लक्ष्मी इंजन मिल में था, नर्सिंग मिला 2002 में बंद पड़ा। हाँ, कौन पड़ा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन हाँ, पर बंद पड़ा गिरने। हाँ। ये अभी सर देखिए, दीक्षित सर, आदम मास्टर मजदूरों के भी नेता रहे हैं। ये जो मुद्दे उठाए हैं लोगों ने, मिल मजदूरों ने, उस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं आपका मत जानना चाहता हूं। अब सबसे पहले जब जूनी गिरणी बंद पड़ी, सबसे पहले जब जूनी गिरणी बंद पड़ी, तब तो मैं नहीं था आंदोलन में। किरण, नरसिंह जी कब बंद पड़ी उसका पता नहीं है। लक्ष्मी विष्णु मिल जगाने के वास्ते कैलावासी खासदार लिंगराज वल्याल को लेकर मैं लड़ा दिया 11,000 लोगों को बचाने के वास्ते। नहीं तो आज उनकी हालत बहुत खराब होती थी। ये जो टपका ला रहे हमारे ऊपर, वो प्रूव कर दिखाना। हम मजदूर के भलाई के वास्ते काम करते हैं, मजदूर के खिलाफ काम नहीं करते हैं। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर AIMIM के भी प्रतिनिधि मौजूद हैं।
आपने जब अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में आपने धर्म की राजनीति का आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, लेकिन ऐसा आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लग रहा है। आपके ही एक नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, बात करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। तो इस तरह की भड़काऊ भाषणों वाली राजनीति आपकी पार्टी की ओर से भी तो हो रही है, सांप्रदायिक राजनीति। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर इस धर्म की राजनीति करके ये जो लोग बांटने का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस वक्त प्रधानमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली उस वक्त देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सवाल का जवाब दे दो भैया, तुम्हारे को सवाल पूछा है ना, उसका जवाब दे दो। जवाब दीजिए। देखिए बाकी बातें मत करो। जवाब नहीं दिया, सांप्रदायिक राजनीति की बात हो रही। अच्छा, सवाल आपसे भी है, बीजेपी के लिए ऐसे नारों की क्या जरूरत आज पड़ रही है? कटोगे तो बटोगे, योगी आदित्यनाथ का नारा। दूसरा, बीजेपी और एमआईएम एक और नारा दिया है, एक है तो सेफ है। इन नारों का मतलब क्या है? कटवा के उम्मीदवार को जो आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी फिर से जो है सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं। जो नारा दिया है, जो एक बनो सबको दिया है, उसमें ऐसा नहीं बोला है कि एक रहो अच्छा होगा, तो उसमें अगर हमारे सब जाति के भाई आएंगे तो भी नेकी रहने वाले। साथ सभी धर्मों के भी, सभी धर्मों के भी आएंगे तो भी साथ में ही लेके जा रहे हैं, आज भी लेके जा रहे हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है। तो सबका साथ सबका विकास इस नारे पर बीजेपी टिकी हुई है। हाँ, 100% सबका साथ सबका विकास 2019 में 2019 सबका साथ सबका विकास 2019 में सबका साथ सबका विकास बोला था इन्होंने। अभी वही काम करेंगे। आ गए क्योंकि उन्होंने विकास ही नहीं किया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अभी 20 तारीख को पता चलेगा किस लोगों ने राजनीति की है, किस लोगों ने विकास किया है। लोगों को इन्होंने फंसाया है। जी, मैं अब निर्दलीय उम्मीदवार है हमारे साथ में मौजूद, आपकी राय जानना चाहूंगा। यहाँ पर बैठे हुए सभी तमाम जो भाई बहन हैं, ये स्कूल में जब पढ़ते हैं तो सब शपथ लेते हैं कि भारत मेरा देश है और सभी भाई बहन मेरे भारतीय सब मेरे भाई बहन हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये एक भावनिकता की राजनीति शुरू कर देते हैं और अपनी पार्टी चलाने के लिए सब अपना अपना वोटों का हिसाब रखने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर आम जनता जो है वो मिलजुल कर रहना चाहती है और जो विकास करेगा उसको ही ये चुनाव में साथ देना चाहती है। तो मेरी यहाँ के सब उपस्थित लोगों से प्रार्थना है कि धर्म के मुद्दे पर और जात के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे देश में सभी हम भाई बहन हैं और विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि क्या अब भी एआईएमआईएम ने इस बार बहुत कम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, सिर्फ 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं 2014 और 2019 के मुकाबले। सर, इससे पहले मेरे एमआईएम को कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम मानती है? सर, मेरा इसमें भी एक सवाल है, ये भी उनको पूछ लीजिए कि भगवा दहशतवाद किसने बोला था और क्यों बोला था? भगवा दहशतवाद किसने बोला था और क्यों बोला था, इसका भी खुलासा करो। सर जी, मुझे अभी बोलना है। बोलो। मुझे दो सवाल पे जवाब देना है। इन्होंने पहला जो बोला था, मैंने इसके पहले भी बोला था, भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम ए बी टीम है, क्योंकि 2014 से 2024 इन्होंने बोला ये भाई साहब ने कि 3 बार मोदी जी को हमने गवर्नमेंट दे दी, लेकिन 3 बार गवर्नमेंट देने के बाद भी आपने विकास ही नहीं गया। इससे पहले के साल गिनो, इससे पहले के साल गिनो, सबका साथ सबका विकास। 3 साल में 2024 में बयान किया आपका कटेंगे तो बटेंगे। ये कौन सी राजनीति है? भारत में संविधान रखना है या नहीं रखना है, इन्होंने कब बोलना चाहिए। नंबर 2 की बात है, गलत बोल के सब कुछ करते हैं। इनके एमपी धनंजय महाडिक, इन्होंने कल क्या बोला? जो महिलाएं 1500 लेकर मैं बोला वो भगवा दहशतवाद में नहीं आएगी, उसका जवाब दे दो। उनका फोटो ले लो। पूरे महिलाओं मेरा सवाल का जवाब दिया नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं है, मेरे सवाल का जवाब देने को बोलो। एमआईएम के पास जाना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब देने को बोलो। कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम बता रही है, कटेंगे तो कटेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आपके राज्य प्रमुख इम्तियाज जलील से मैंने सवाल किया था, उनसे मेरी मुलाकात हुई अभी 2 दिनों पहले। वो समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रही है, आप उनको बोल रहे हो, वो आपको बोल रहे हैं।
लेकिन मेरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के मैदान में उतरने से क्या आप मानते हैं कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स AIMIM करते आई है, जो आपका वोट बैंक है उसमें डेंट लगेगा, आपको उसका नुकसान हो सकता है? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, मेरे बंधु से कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बी टीम ए टीम, अभी हरियाणा का जो चुनाव के जो रिजल्ट आए वहाँ तो MIM पार्टी लड़ नहीं रही थी, फिर वहाँ कौन बी टीम थी, इसका जवाब आप दीजिए। अभी आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शोलापुर के अंदर हमने कैंडिडेट नहीं दिया, इसकी वजह से आज यहाँ पर बीजेपी को हम रोक पाए हैं। तो हमको आप बी टीम क्यों कह रहे हो? हम सत्ता के अंदर जो है आपसे कहना चाहते हैं कि हम हैदराबाद के अंदर अलायंस में थे। एक मिनट मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, विधानसभा के हम आपसे ये कहना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर अब इस मामले में एक निष्पक्ष राय ले लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। क्या आप मानते हैं कि AIM के उम्मीदवारों के खड़े होने से सोलापुर में महाविकास आघाड़ी के प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान हो सकता है? महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो सकता है? सोलापुर सिटी सेंट्रल जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे MIM 2014 से इलेक्शन लड़ रही है। 2014, 2019 दूसरे नंबर की जो मत है, वोट है, वहाँ पे MIM ने लिए है। MIM 10 साल से वहाँ पे काम कर रही है और जब पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था तब CPM के जो आडम मास्टर है उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन के जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट प्रणीति शिंदे, उनका प्रचार किया था, उनका काम किया था। उनको ये उम्मीद थी कि सिटी सेंट्रल से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से हमको उम्मीदवारी मिलेगी, मगर वो लास्ट टाइम तक राह देखते रहे, उनको उम्मीदवारी नहीं मिली। कांग्रेस ने वहां पे अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। वहां पे 4 कैंडिडेट है, बीजेपी के देवेंद्र कोटे हैं, कांग्रेस के चेतन नरोटे हैं, MIM के फारूक शाब्दी है और CPM के आडम नरसाई आडम जी है। ये 4 कैंडिडेट जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वहां पे बता नहीं सकते कौन कितना वोट लेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और दूसरी बात यह है कि वहां से 3 टर्म जो MLA रह चुकी थी प्रणीति जी शिंदे, वो अब भी सांसद हो गई है। तो सबको ऐसा लग रहा है कि यहां से मैं MLA बन सकता हूं। इसीलिए अब भी सोलापुर जिले में सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो सिटी सेंट्रल में है और वहां की जो फाइट है वो एकदम कट टू कट रहेगी। लोकसभा इलेक्शन में वहां पे भाजपा ने कांग्रेस को अच्छी तरह से रोका था। मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि वहां पे कांग्रेस को कम से कम 20-25 हजार की मार्जिन मिल जाएगी, मगर वो 700-800 में आ गया है। इसीलिए अब भी सबको ये लग रहा है कि भाई यहां से हम आमदार हो सकते हैं। इसलिए देखिए ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक बात है कि दोनों ही गठबंधनों में हमने देखा कि क्रैक्स हैं। कई ऐसी सीटों पर हैं जहां पर, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों ही गठबंधनों के अलग अलग घटक दलों ने दावे किए। और अगर मैं महाविकास आघाड़ी की बात करूं तो महाविकास आघाड़ी में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि 2 घटक दलों ने अपने अपने अधिकृत उम्मीदवार उतार दिए और ऐसा ही मामला सोलापुर में भी है। तो ये सवाल आपसे है कि यहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार भी है तो यहां पर CPM का उम्मीदवार भी है, जबकि CPM महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। तो ऐसे में जो सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट है वो फ्रेंडशिप महाविकास आघाड़ी में कितनी है? अभी महाराष्ट्र की बात हम करेंगे तो 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हो गया उसके बाद महाराष्ट्र की जनता ने वोट जो डाले वो MV महाविकास आघाड़ी की ओर से वोटिंग उन्होंने कर दिया और महाविकास आघाड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद उन्होंने चुन दिए। उसके बाद महाराष्ट्र में लोगों को यह पता चल गया कि अभी बीजेपी से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी का गवर्नमेंट आ सकता है, आएगा तो इधर कांग्रेस रहेगा, हमारा NCP रहेगा और हमारा शिवसेना उबाटा रहेगा। तो ये तीनों के लिए उम्मीदवारी मांगने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पीछे लग गए। तो हमारे इधर फ्रेंडली इलेक्शन रहेगा ना, क्योंकि लोगों की उम्मीद हमारी तरफ से है। महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीद, नुकसान नहीं होगा कि आपके वोट नहीं बटेंगे? ये देखो, जिस ये तकलीफ का जैसे हमें सामना करना पड़ रहा है वैसे ही सामना भाजपा को करना पड़ रहा है ना। हम 22 जगह पे लड़ रहे हैं, ऐसे ही ये 24 जगह पे लड़ रहे हैं।
ये 24 ऐसा जगह पे नहीं है। महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। अभी सोलापुर का है ना, थोड़ा सोलापुर की बात करने को बोल दो उनको। मैं महाराष्ट्र का बोला, मैं अरे शुरुआती ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र ये का नेशनल नहीं डिबेट चला। है, मैं नेशनल शुरुआती लेवल पर महाराष्ट्र डिबेट कर है, दिया। रहेगा ना। तो हम सोलापुर की भी बात करेंगे और नेशनल की भी बात करेंगे। मैं अच्छा, आपसे शुरुआती मेरा सवाल महाराष्ट्र कर दिया। है, आपसे निर्दलीय उम्मीदवार से मेरा सवाल है, अगर ये मान लिया जाए कि आप अपनी सीट पर जीतते हैं पार्टीने कारवाई और केली चुनाव के त्यांच्यावर, काढून टाकलं। बाद अगर दोनों गठबंधनों की तरफ से आपको शामिल होने का न्योता दिया जाता है, तो आप महायुति के साथ जाएंगे या महाविकास आघाड़ी के साथ देखिए, जाएंगे? अगर मैं निर्दलीय बोल के यहाँ से चुनाव जीतता हूँ तो यहाँ की जनता है, ये जनता से मैं परामर्श करूंगा, क्योंकि सभी पक्षों की नाराज जनता उम्मीदवार जो नाराज है वो मुझे वोट करने वाली है। तो मैं जनता के पास जाऊंगा और सरकार को, जो भी सरकार है आने वाला, उसको बाहर से समर्थन देकर मैं मेरे मतदारों की सेवा करने के लिए, यहाँ पर विकास लाने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा। तो अभी जो भी मैं डिसीजन लूंगा वो जनता के पास जाऊंगा, क्योंकि जनता ही मेरा बॉस रहेगी और मैं जनता का सर्वेंट बोल के ही विधान भवन में लेकिन काम आप करूंगा। खुद को किस विचारधारा के करीब पाते हैं? आप खुद को किसकी विचारधारा के करीब पाते हैं? आप बीजेपी की विचारधारा के करीब पाते हैं या कांग्रेस की विचारधारा के करीब पाते हैं? हिंदुत्ववाद के करीब पाते हैं या सेकुलरवाद के करीब पाते हैं? देखिए, अभी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे सभी पक्षों की जनता वोट करने वाली है, तो मेरी वैयक्तिक विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं रहती है। आपको लोगों छोटी की बात क्या बताना चाहता विचारधारा हूं, है ये यहाँ पर भाई लोग साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं, हाँ। ये भाई साहब निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के 5 से ज्यादा नगर सेवकों ने इनको टिकट मिलने के लिए सिफारिश कर दिया। ये निर्दलीय है और हमारे भाई साहब बोल रहे हैं बोलूंगा, महाविकास आघाड़ी का मैं गठबंधन उसका बोल रहे हैं। उत्तर देता हूँ ना। ये निर्दलीय लड़े, ये इनको हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी लोकशाही में उसको टिकट मिले। उन्होंने बीजेपी को मांग की थी, उनको नहीं दिया, तो उनका संविधान से अधिकार है उनको कि उनको खड़ा रहने का, तो वो खड़े रहे। यहाँ पर कई महिलाएं भी शामिल हैं इस शो में, हम इनसे जानते हैं। आप कुछ कहना चाह रही थी तभी। सोलापुर का विकास का बात छोड़ के जात पात का ये राजकारण चल रहा है। अभी चर्चा जो हुई है, ये पूरे ठहरे है ना, जो इसमें ज्यादा से ज्यादा युवक है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पिछले 2 घंटे से जात धर्म भी बात चल रही है, सोलापुर का कुछ तो डेवलपमेंट का बात करो। अरे एक कंपनी नहीं है इधर, हम ग्रेजुएशन होने के बाद पुणे जाते, हमारे पेरेंट्स हमारी राह देखते, सादा एक कारखाना इधर था वो भी बंद पड़ गया, फिर रोजगार का कोई तो बात होना चाहिए, कोई तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो सत्ता में जो सरकार है कि आने वाली है, तो इस सोलापुर का जो एमएलए भी है, जो घरानीशाही है, वो बंद करके कुछ तो नया चेहरा जनता को मिलना चाहिए और आने वाला कोई भी नया उम्मीदवार हो वो सोलापुर के डेवलपमेंट में आगे बात करे। और लोगों से बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ सर कि 2 दिन पहले खासदार धनंजय मुंडे जो कोल्हापुर में बात करें, महाडिक जो हो झालं चुकून झालं, सॉरी, धनंजय महाडिक जे कोल्हापुर में जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1500 रुपये हम लोगों ने जो लाड़की बहन योजना में दिया है, और अगर वो लाभार्थी अगर कांग्रेस का या राष्ट्रवादी का प्रचार करते हैं तो उनकी फोटोज खींचो, हम लोगों को भेजो, हम देखते हैं उनका क्या बंदोबस्त करना है। अगर ये हुकुमशाही आप लोग कर रहे हैं तो आप लोकशाही को मानते कहाँ हैं? ये मेरा सबसे पहले एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लोगों को पैसे देना ही था, महिलाओं को पैसे देना ही था, तो फिर आप हुकुमशाही क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर? आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों डाल रहे हैं, बंधन क्यों डाल रहे हैं? और ये कौन सी सरकार है कि जो ऐसे समझती है कि हम अगर महिलाओं को कुछ करते हैं, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए करते हैं, ऐसे उनका मानना है। हमारा तो ये मानना नहीं था कि ये 1500 रुपये महिलाओं की डेवलपमेंट के लिए देना है, पर फिर भी अगर उन्होंने दिया है तो आप महिलाओं के ऊपर कोई भी प्रकार के निर्बंध नहीं डाल सकते, कोई भी प्रकार की डोमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये क्यों कर रहा है? और अगर ये हो रहा है महाराष्ट्र में या भारत में, तो ये हुकुमशाही की तरफ नहीं है क्या? ये मुझे इनसे पूछना। बिल्कुल, आपने लोगों के सवाल सुने। अब इस सवाल के साथ मेरा भी आपसे एक सवाल है। अब ये रैपिड फायर राउंड शुरू हो रहा है, हमारे पास समय काफ़ी सीमित है, तो आप लोगों से एक सवाल है कि आप संक्षेप में बताइए कि आपके लिए चुनाव का मतलब क्या है। आपसे शुरू करते हैं। चुनाव का मतलब है सभी जाति धर्मों का विकास करना चाहिए। यहाँ का जो भी हमारा विधायक क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, आरोग्य की सेवा मिलनी चाहिए, रास्ते मिलने चाहिए, और सभी धर्मों के साथ
बंधुभाव से देखना चाहिए। यही चुनाव का मतलब है और हमारी राष्ट्र निर्मिति होनी चाहिए। प्रथम राष्ट्र होना चाहिए, द्वितीय पक्ष होना चाहिए और तृतीय खुद होना चाहिए। और सबसे अहम बात है कि यहाँ की जनता अपना मालिक है और हम जनता के सेवक है। इसी भूमिका से हम रहना चाहिए। पूरे ये पहले से भी ये हमारे भाई साहब पहले से बीजेपी में थे, इसलिए पूरी बात बीजेपी की उन्होंने कह दी है। उसमें जो बचा है वो उसमें मैं ऐड करूँगा। मोदी जी का या देश के पंतप्रधान का ये सपना है, भारतीय जनता पार्टी का सपना है, जो अंत्योदय है, जो प्रभाव में अभी तक नहीं आए, जो लास्ट है, जिसके पास विकास पहुंचा नहीं घर घर, उनको प्रवाह में लाना है। जैसे कि बैंक खाते नहीं थे, लोगों को बैंक में खाता निकालने का नहीं था, मिलता था, उनको पता ही नहीं था, तो वहाँ से शुरुआत, जो घर के झोपड़ी गरीब दीन दलित से ये शुरुआत की है। और हमारा एक ही लक्ष्य है, ये राष्ट्र, ये देश, भारत देश पूरी महासत्ता, वर्ल्ड में महासत्ता बननी चाहिए और सभी धर्मों के, सभी जातों की लोग एक साथ बने रहे। इसके लिए मोदी जी प्रयास करते रहे और बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उसके साथ हम कायम रहने वाले, पीछे भी रहे, आगे भी रहेंगे। ये हमारा लोगों के पास जाने का पहला आप मणिपुर जो जल रहा है, बदलापुर का हत्याकांड जो हो रहा है, इसे पूरे भारत में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहे हैं, ये कंट्रोल करने के लिए दीन दलित, शेतकरी रहेंगे, हमारे जो स्टूडेंट रहेंगे और जीएसटी आने पर जो व्यापारी यहाँ से निकल जा रहे हैं, अभी महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हैं, भारत से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए, ये इंडिया डेवलपमेंट की ओर लेके जाने के लिए हमें ये गवर्नमेंट होना चाहिए। और हम इसके लिए पिछले 60 साल, ये लोग, इनको नहीं पता हमें 60 साल जनता ने क्यों चुना है, क्योंकि हमने डेवलपमेंट किया है। ये 10 साल में ही परेशान हो रहे। चुनाव का मतलब क्या है आपके लिए? मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगा कि बाबा साहब जी अंबेडकर ने संविधान के अंदर आर्टिकल 326 में वोट देने का हमें अधिकार दिया और बाबा साहब जी अंबेडकर ने इस देश को दिशा दी। मैं समझता हूं देश को सबसे बेहतरीन दिशा अगर कोई दे सकता है तो वह संविधान दे सकता है। और संविधान में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आज आप देखेंगे एक दलित भाई घोड़े पर बैठता है तो उसे शूद्र कहकर के मारा जाता है। एक दलित भाई मूछें रखता है तो उसे शूद्र कहकर मारा जाता है। एक ट्रेन में चलते हुए आदमी की दाढ़ी नोची जाती है। आज देश में धर्म के नाम पर बीजेपी अराजकता फैला रही है। ये देश मनुस्मृति के आधार पर नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब जी अंबेडकर के संविधान पर चलेगा। संविधान ही राजनीति है सर। बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर ये देश चलेगा। हमारे पास समय बड़ा सीमित है। मैं तो क्या आपने बोलता सुनी सोलापुर के राजनेताओं की बात। हमारी अगली मुलाकात सांगली में होगी। इस शो में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एनडीटीवी कार्निवल की ये परंपरा रही है कि हम अपने दर्शकों को लोक संगीत सुनाते हैं, लोक संगीत दिखाते हैं। तो जाते जाते हम छोड़े चलते हैं इस मधुर संगीत के साथ। सुज्ञानाचा निर्मळ झरा भीमासारखा माणूस खरा सुज्ञानाचा निर्मळ झरा भीमासारखा माणूस खरा जन्मा येईल का माझ्या भीमराया वाणी माझ्या भीमराया वाणी माझ्या भीमराया वाणी सांगा पुढारी होईल का माझ्या भीमराया वाणी सांगा पुढारी होईल का आता पुढारी होईल का सांगा पुढारी होईल का आता पुढारी होईल का सांगा पुढारी होईल का सुज्ञानाचा निर्मळ झरा भीमासारखा माणूस खरा जन्मा येईल का माझ्या भीमराया वाणी आमच्या भीमराया वाणी सांगा
पुढारी होईल का आता पुढारी होईल का सांगा 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 पुढारी होईल का. हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ये बेहद खास मुलाकात है। चुनाव के वक्त सीएम साहब आपने समय निकाला, धन्यवाद। किस तरह का माहौल दिख रहा है? आप जगह जगह घूम रहे हैं और कल तो आपने लगातार 7 रैलियां कर डाली। पूरा माहौल महायुति का है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब चुनाव है, कब वोटिंग है, कब मतदान है, कब महायुति को वोट करते हैं। ऐसा सब लोग में जोश है, उत्साह है। सभी लोगों में एक इस बार के चुनाव में अलग भावना है, क्योंकि ये सरकार फिर से जनता चाहती है। क्योंकि 2-2.5 साल में हमारे सरकार ने जो महायुति ने काम किया है वो आज तक के इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ है। और इसलिए लोग चाहते, जैसे महाविकास आघाड़ी ने सब काम बंद कर दिए थे, मैंने अभी कहा था कि सब कामों में स्पीड ब्रेकर ठोक दिया था। नाम बताओ क्या? मैं मेट्रो है, कारशेड है, समृद्धि है, अटल सेतु है, कोस्टल है, जलयुक्त शिवार योजना किसानों के लिए, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड है, जहाँ पानी समुद्र में बह जाता है वो उसके प्रोजेक्ट है, सब बंद कर दिए थे। सब ठप। क्यों? युति सरकार ने किया। ऐसे जेलसी, ये ईगो, इसकी वजह से बंद। पहले हमने उसको शुरू कर दिया, काम शुरू हो गया, उद्घाटन भी हो गए। मोदी जी आए थे उद्घाटन में कई प्रोजेक्ट के। और फिर कल्याणकारी योजनाएं हम शुरू की। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, बेटी मुख्यमंत्री लड़की लेख, लखपति, लड़कियों का उच्च शिक्षण, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है फ्री में, मुफ्त में, 3 गैस सिलेंडर, किसानों को कर्ज माफ़ करना, किसानों को 7.5 HP पंप का जो किसान है 45 लाख उनको बिजली मुफ्त में देना। ये सब काम हमने कर दिया। और वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन के लिए, घर में से हर एक किसी ना किसी को राज्य सरकार से कुछ ना कुछ राहत देने का काम हमने किया है। तो लोगों में एक फीलिंग है कि हमारी लाडली बहना तो बहुत उत्साहित है। एक तो उनको गुस्सा है सौतेले भाई पर, उन्होंने दुष्टता की है, उनके खिलाफ कोर्ट में गए, उनकी योजना बंद पाड़ने के लिए गए, उनकी योजना को बदनाम किया उन्होंने, इसलिए गुस्सा है। गुस्से में उनको वोट करना है महायुति को। और इसलिए 20 तारीख को देखो आप क्या होता है। महायुति थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेगी। सर, एक मुख्य तौर पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जो लाडली बहन योजना की, अब कांग्रेस ने अपना रेट जो है वो बढ़ा दिया। उनका कहना है कि 3000 देंगे। तो आपको लगता है कि आप लोग को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? देखो, उनके पास रेट भी नहीं और डेट भी नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी वो घोषणा जो है झूठी है, क्योंकि कई राज्यों में उन्होंने लोगों को फंसाया है। घोषणा करने के बाद सरकार में आने के बाद हाथ ऊपर करते, हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार देवे। ये ऐसा कुछ होता है क्या? उनके तो प्रमुख जो है उन्होंने तो खटाखट पैसे देंगे बोले, 1 भी रुपया नहीं गिरा। लेकिन हम पटापट दे दिए। 5 हफ्ते दे दिए हमारे लाडली बहन को। नवंबर का भी आचार संहिता लगेगा, इसके लिए वो उसका भी दे दिया। इसीलिए उन्होंने बहुत विरोध किया, और अभी उनको लगता है ये लाडली बहन हमारी वाट लगाएगी, हमारा सुपड़ा साफ करेगी, हमारे को घर पे बिठाएगी। इसलिए उन्होंने भी एक नई योजना कर दी। लेकिन हमने तो ऑलरेडी योजना कर दी, मेरी लाडली बहना के खाते में पैसे जा रहे हैं, तो अभी उनको बस भरोसा कौन करेगा? उनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? उन्होंने एक बार पहले भी ऐसे ही एक बार ऐलान किया था बिजली माफ़ करना। जैसे चुनाव हो गया ख़त्म, चुनकर आ गए, बिजली का बिल वापस गया। हम लोग अभी 0 बिल दिए है। जो किसान है 7.5 HP का पंप से खेती करने वाले किसान, उनका बिल माफ़ कर दिया, 0 बिल जाना लगा। ये हम लोग बोलते वो करते हैं, बोलते वही करते हैं। सर, मेरा 2 आखिरी सवाल है। एक तो आरोप लग रहे हैं कि जो नारेबाजी हो रही है, कटेंगे तो बटेंगे या फिर एक है सेफ है, आप कैसे देखते हैं? आपको क्या ये नारे पसंद है? आपको लगता है इस तरह से? देखिए, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का मुद्दा और कल्याणकारी योजना, विकास और कल्याणकारी योजना हमने की है, और उसको मैं बहुत समाधानी हूँ कि लोगों में इतना काफ़ी संतोष है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा।
हर वर्ग के लिए सोचा। तो जो लोकसभा में जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जैसे जिस तरह से हुई थी, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हुई, कुछ लोगों की कम हो गई। तो अभी एक साथ होकर लोकशाही में जो करना है कि जैसे सभी मशीनरी बताती है वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ, तो क्या वो बोलने का अधिकार नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को? उसका अर्थ आप लोग अलग क्यों ले रहे हैं? उसका पॉजिटिव अर्थ लो कि एकजुट होकर मतदान का परसेंटेज बढ़ाओ, ये लोकशाही में जो हमें करना है वो करो। इसका अर्थ आप दूसरा मत लो। एक और ये उद्धव ठाकरे की तरफ से उनकी बैक चेक हो रही है, उसको लेकर वो वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, अभी मेरी लोकसभा में भी मेरी बैक चेक हुई थी। अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं पहले निकल जाता हूँ, वो लोग आते हैं सब बैगा चेक करते हैं, हमारा आदमी उधर खड़ा रहता है। मैं और ये अभी गडकरी साहब का, देवेंद्र जी का, अजय दादा का बैग मेरे ख्याल से चेक किया। तो इसमें क्या है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो जो इलेक्शन ड्यूटी वाले जो है वो उनका काम है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कर नहीं तो डर क्यों करने का? हम लोग सिर्फ वीडियो नहीं बनाते उसके और वीडियो नहीं डालते, वायरल नहीं करते। हमारे वो उनकी ड्यूटी है वो करते, हमारा ड्यूटी हम करते। लोकसभा चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा था, इस बार आप कैसा आंकड़े आप? महायुति का स्ट्राइक रेट बेस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा और हमने काम किया है उसके हमें भरोसा है 2.5 साल में। और इसलिए इस कार्य की जो हमने जो काम किया है, इस चुनाव में लोग थम्पिंग मेजोरिटी से हमें जिताएंगे। सर शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनको विश्वास है कि चुनाव में इस बार जनता महायुति का साथ देगी। नमस्कार।